हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके थे। हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया था और उससे जो लाइट इमिट होते हैं उसको किसी प्रिज्म से पास कराया था। और फिर देखे थे कि 6 डार्क एंड लाइट बैंड मिलते हैं। फिर एक जो बैंड थे उसमें कई नंबर ऑफ लाइन थे। जब एक बैंड को किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप में देखा गया तो हमने ये पाया कि एक बैंड हजारों लाइन से मिलकर बने हुए हैं और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बैंड को क्या किया, डिस्कवर किया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जब भी स्पेक्ट्रम की बात आती है, हमने स्पेक्ट्रम इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था कि किसी भी लाइट को या कई सारे लाइट को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप अरेंज करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने कौन कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ा था? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्न सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। फर्क क्या था? अगर बोर एटॉमिक मॉडल से आप इसको कंपेयर करोगे तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट भी जा सकता है एंड इलेक्ट्रॉन हायर टू कहाँ सकता है, लोअर ऑर्बिट भी जा सकता है। फर्क क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जाता है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात या कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपको लाइमन बाल्मर सीरीज दिया हुआ है, दैट मीन्स वो किस एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात, मतलब Z की वैल्यू 1 हो गई। अब N1 और N2 की वैल्यू डायरेक्टली ना दे करके आपको क्या देगा, सीरीज का नाम दे देगा। अगर बाल्मर सीरीज है तो N की वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू 2। लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। यही बना। पैसन सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। और आपको लाइन दे देगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, 3 से। सेकेंड लाइन कहाँ से आएगी, 4 से। और जो भी लाइन आपको दे दे, आप लोअर ऑर्बिट में N1 की वैल्यू को ऐड कर दो, आपको N2 की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट लाइन उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। सेकेंड लाइन को क्या बोलते हैं, बीटा। थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं, गामा। हमने फर्स्ट लाइन भी देखा था और लास्ट लाइन भी देखा था। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, लास्ट लाइन में, और सबसे कम एनर्जी किस में होती है, फर्स्ट लाइन में। हमने ये निकाल करके देखा भी था। अब आज की क्लास में बात करते हैं कि अगर कोई किसी भी सीरीज में, लाइमन सीरीज हो, बाल्मर सीरीज हो, पैसन सीरीज हो, ब्रैकेट सीरीज हो, अगर कोई भी रेडिएशन हो रहा है, मतलब समझो मैं तुमसे पूछूं कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, क्या मैं क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ रहा होगा, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सेकंड लाइन तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन 4 से कहाँ रहा होगा, 2 पे, या 2 से कहाँ जा रहा होगा, 4 पे। और डायरेक्टली आपको उस सीरीज का वेवलेंथ पूछ दे तो आप निकाल सकते हो। तो कभी भी आपसे किसी भी सीरीज का आपसे वेवलेंथ पूछे तो आप क्या करोगे, उस सीरीज का एनर्जी डिफरेंस निकाल दो और उसको आप इक्वेट कर दो किससे, कि जितनी भी रेडिएशन होगी दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो h या Hc/λ के फॉर्म में होगी, उससे आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। बोलो हाँ या ना। हमने डिफरेंशियल एनर्जी निकाला था ना बेटा, कि अगर कोई रेडिएशन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक होती है तो हमने ये फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा E इज इक्वल टू, याद आ रहा है क्या, 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर अपॉन 1/N2 का स्क्वायर, ये निकाला था। और ये एनर्जी किस में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी किस में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो ना हाँ या ना। ये कब था कि कोई भी रेडिएशन N1 से N2 या N2 टू N1 हो रहा होगा तो आप डायरेक्टली कितनी एनर्जी होगी उस रेडिएशन की आप निकाल सकते थे। बोलो हाँ या ना। लेकिन जितने भी रेडिएशंस होती हैं किसके फॉर्म में होती है, दे आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो डेल्टा E है ये किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो ना हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा तो इस वेव की एनर्जी डेल्टा E किसके बराबर होगी, h, या ये किसके बराबर होगा, Hc/λ के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। अब ये देखो h क्या है, तुम कहोगे प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 34 जूल इंटू सेकेंड। तो अब इस केस में जो ये एनर्जी है, इस एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तुम कहोगे सर इस एनर्जी की जो यूनिट होती है, इस एनर्जी की यूनिट जूल में होती है। किस में होती है, तो ये जो एनर्जी है किस में होती है, तो h की वैल्यू जूल इंटू सेकेंड हो गई। न्यू क्या है,
फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब सेकेंड इनवर्स। तो न्यू क्या है, न्यू की यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स, या इसी को हर्ट्ज बोलते हैं, बोलो। और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो लैम्डा की जो यूनिट होती है ये होती है मीटर में, किसमें होती है मीटर में, बोलो हाँ या ना। अब ये जो फॉर्मूला है डेल्टा ई वो किसके फॉर्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ जो E इक्वल टू एच न्यू या एस सी अपॉन लैम्डा ये किस में है, जूल में है। अब दोनों एनर्जी को इक्वेट कर सकते क्या, नहीं, अपने को यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहाँ ले आओ, जूल में। और आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेल्टा ई का वैल्यू है, डेल्टा ई ये फॉर्मूला आ जाता है जूल में 2.18 इंटू 10 के पावर -18। देखो 13.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है 21.8। कितना जाएगा 21.8 इंटू 10 के पावर -19, एक माइनस पावर कम करेंगे तो 21.8 2.18 हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी में भी 2.18 ही था फॉर्मूला, याद करो बोर्ड्स वेलोसिटी में इक्वल वैल्यू थी। इनटू क्या बेटा जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की बात करें। किसकी बात करें, चलो छोड़ दो, उस स्पेक्ट्रम की बात बाद में करेंगे। अब ये जूल में आई, इसको एच सी अपॉन लैम्डा से इक्वेट कर सकता हूँ। जब ये एनर्जी जूल में आ गई तो इस एनर्जी को एच सी अपॉन लैम्डा से इक्वेट कर सकता हूँ, अरे बोलो ना हाँ ना। तो जब इसको एच सी अपॉन लैम्डा से इक्वेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 10 के पावर -18 इंटू क्या बेटा जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ये वैल्यू जूल में, बोलो हाँ ना। अब इधर देखो ये टर्म्स ये कांस्टेंट है और h और c दोनों कांस्टेंट है। h की वैल्यू लिखा हुआ है 6.626 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और व्हाट इज c, तुम कहोगे इट इज स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर 1 बाय लैम्डा रखता हूँ और ये वैल्यू किधर आ गई 2.18 इंटू 10 के पावर -18 अपॉन क्या बेटा h इंटू सी, बोलो इंटू क्या गया जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ये वैल्यू किस में, जूल में। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं, बोलो हाँ या ना। अब ये सारा टर्म्स कांस्टेंट है या नहीं है, अब ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है। और जब इस वैल्यू को पुट कर दोगे, देखो h की वैल्यू पुट कर दोगे और c की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। कितना बेटा 1.7। अब 1.09 को शॉर्ट में मैं कितना लिख सकता हूँ 1.1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और कभी कभी हम जल्दीबाजी में इसको 1 भी ले लिया तो चलेगा, बोलो ना, बोलो हाँ ना। तो कितना हो जाएगा ये, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक साइंटिस्ट थे जिसको बोलते हैं रिडबर्ग। क्या थे, और इसी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या बोलते हैं, आर से। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये नाम लिखा भी हुआ है। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग। तो इसको मैं आर ले लूं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, बोलो हाँ ना। अब r की जो वैल्यू होगी मीटर इनवर्स में, तो लैम्डा ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स मीटर में आ जाएगा। तो इस केस में लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने h की कौन सी वैल्यू ली है, एनर्जी की कौन सी वैल्यू ली है, जूल वाली, ऐसा यूनिट में। तो लैम्डा किस में आएगा, मीटर। तो याद रखना इसी इक्वेशन को बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जो तुम किसी रेडिएशन का डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक।
अब मैं दूसरा कहता हूं कि तुम अगर, हमने क्या किया, इस एनर्जी को चेंज किया जूल में, तुम अगर इस एनर्जी को चेंज करते, हो सकता था ना कि E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा को भी तो चेंज कर सकते थे ना। अगर तुम इस एनर्जी को चेंज करोगे तो मैं तुमको अलग से बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हो तो E की वैल्यू कितनी है, बोलो। तुम कहोगे सर एच सी अपॉन लेमडा। एनर्जी किस में, जूल में, लेमडा किस में, मीटर में। अगर तुम इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाओ, किस में लाओगे, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इस वैल्यू को आप डिवाइड करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, तो जो एनर्जी है ये किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, और 1.6 इंटू 10 के पावर -19 भी कांस्टेंट। बोलो हाई ना। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाओगे ना, तो आपको लैम्डा को भी मीटर से एंगस्ट्रॉम में लाना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आ जाएगी, आपको सिंपल याद रखना, 12420 अपॉन लैम्डा, लेकिन लैम्डा किस में होगा, एंगस्ट्रॉम। तो कभी भी आपको एनर्जी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में देगा तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 12420 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो हमने पढ़ा क्या, हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में ही बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी के बाद बोर्स एनर्जी पढ़ रहे थे, और बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट भी जा सकता है, हायर टू लोअर ऑर्बिट भी जा सकता है। बोलो हाँ ना। उस केस में N1 और N2 की वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम की बात है तो N1 और N2 की वैल्यू सीरीज के टर्म्स में दे देगा कि लाइनमैन सीरीज का ये लाइन, बाल्मर का ये लाइन, पेस्सन का सेकंड लाइन, N1 फर्क इतना ही होगा। बोलो, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। बोलो हाँ ना। जहाँ पे R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.1 इंटू 10⁻⁶। तो ये R की वैल्यू है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। हमने इससे पहले जो मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन कहाँ से निकाला था, बोर्स एनर्जी से निकाला था, दो ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस लेकर के ये फार्मूला निकाला था। ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये फार्मूला जूल में। फिर हमने क्या किया कि एनर्जी को Hc अपॉन लैम्डा से इक्वेट करके डायरेक्टली क्या निकाल लिया, वेवलेंथ। और 1 अपॉन वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर। 1 अपॉन वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर। बोलो हाँ या ना। अब हम लोग बात आते हैं वापस से स्पेक्ट्रम सीरीज पे। कहाँ पे आते हैं, स्पेक्ट्रम सीरीज में। फिर मैंने क्या कहा था कि अपने को कौन कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ना है, आपके नोट्स में लिखा है, पेज पलट के देख लो। लाइमन, बाल्मर, पेस्सन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। बाल्मर सीरीज किस में है, विजुअल रीजन में। बाल्मर से पहले कौन सा सीरीज है, लाइमन, किस में होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। और बाल्मर के बाद सारे किस में होते हैं, इंफ्रारेड रेंज में। इतना तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, हाँ ना। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी अगर आपको सीरीज की बात आती है तो बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन का होता है, और मोस्टली क्वेश्चन हम लोग किसकी बात करते हैं, बाल्मर सीरीज की। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पढ़ाता हूँ, आप किसी भी सीरीज के लिए पढ़ सकते हो। समझो, हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं बाल्मर सीरीज को। किसको, कौन सा सीरीज, जब आप बाल्मर सीरीज स्टडी करते हो तो क्या फिक्स हो गया बाल्मर के लिए, तुम कहोगे सर N1 की वैल्यू, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू कौन सा क्या हो गया, 2, क्योंकि बाल्मर सेकेंड ऑर्बिट पे आता है। जितने भी रेडिएशन थे वो किस ऑर्बिट पे आ रहे थे, सेकेंड पे आ रहे थे। लाइमन में सारे किस पे आ रहे थे, 1 पे। बाल्मर में किस पे, 2 पे। तो इसके लिए बेस ऑर्बिट कितना हो गया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, बोलो है ना। तो इसका फर्स्ट लाइन बाल्मर का कहाँ से आएगा, थर्ड से। बोलो, तो मैं ये लेता हूँ फर्स्ट लाइन, क्या ले लो, फर्स्ट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, अल्फा लाइन। बोलो ना। तो फर्स्ट लाइन की अगर बात करते हैं तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। बोलो। और अगर मैं लेता हूं लास्ट लाइन, पहले एक एक करके निकालते हैं। अगर मैं लूं इसका सेकेंड लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा लाइन। तो इसके लिए N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं थर्ड लाइन, क्या बोलूं, तो इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, अगर समझ में तो ही बोलना, हाँ क्या बोलते हैं इसको, गामा लाइन। तो बताओ
n2 की वैल्यू कितनी हो गई? n2 की वैल्यू कितनी हो गई? और एक मैं ले लेता हूँ लास्ट लाइन, कौन सा ले लूँ? तो इस केस में n2 की वैल्यू कौन सा हो गया? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ। किसकी वैल्यू निकालूँ? लैम्डा। इक्वेशन क्या लगेगा? रिडबर्ग इक्वेशन ही लगेगा। मैं यही लिख देता हूँ। क्या है इक्वेशन? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई n2 का स्क्वायर। और स्पेक्ट्रम किस एटम के लिए तुम पढ़ते हो? बोलना हाइड्रोजन। जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। 1 बाई लैम्डा फर्स्ट टाइम है तो इस लैम्डा को लैम्डा अल्फा भी लिख सकते हैं। कितना हो गया? आर जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर तो कितना बेटा? 1 बाई 4 अपॉन 1 बाई 9 तो कितना जाएगा? 5 बाई 36। बोलो ना हाँ है ना? और ऊपर 5 माइनस 4, नीचे क्या बेटा? ऊपर में 9 माइनस 4, नीचे में 4 इंटू 9 कितना जाएगा? 5 बाई 36 होगा ही नहीं होगा? तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना बेटा? 5 आर बार 36। तो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, बोलो हाँ या ना? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। चलो अब लास्ट लाइन निकालते हैं। कौन सा लाइन निकाल दो? लास्ट लाइन निकालो। तो 1 बाई लैम्डा इन्फिनिटी कह सकता हूँ क्योंकि लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी से आएगा, इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू तो आ रहेगी, स्पेक्ट्रम में तो जेड की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर भी कितना? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। तो इसके लिए n1 कितना है? अरे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? बाल्मर ना। तो बाल्मर के लिए हमेशा n1 कितना रहेगा? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी कितना बेटा? 0। तो 1 बाई 4 माइनस 0 कितना जाएगा? 1 बाई 4। तो कितना आ गया? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना बेटा? r बाई 4। तो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट लाइन का कितना है? 36 बाई 5 आर। और ये कितना है? अब दोनों में से कौन सा लैम्डा ग्रेटर है? इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 7.2 बाई आर। और ये कितना है? 4 बाई आर। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 7/2। बोलो ना। तो ये वेवलेंथ की क्या हो गई? लॉन्गेस्ट वैल्यू हो गई। और ये वेवलेंथ की क्या हो गई? शॉर्टेस्ट हो गई। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ कहाँ से मिलेगी? पास से। और सबसे छोटी वेवलेंथ कहाँ से मिलेगी? दूर से। बोलो ना हाँ ना? तो बाल्मर सीरीज के लिए मैं किसकी बात करता हूँ? तो फॉर बाल्मर, तो ये जो लैम्डा है ये मिनिमम या मैक्सिमम? ये मैक्सिमम वाला है। और ये लैम्डा ये कौन सा है? तो जितने भी वेवलेंथ होंगे इससे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे। बोलो है ना? तो लैम्डा की वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होगा बेटा? 36 अपॉन 5 आर। और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना। और ये वैल्यू कौन सी है? मिनिमम। ये क्या है? मैक्सिमम। तो ये कौन सा वैल्यू है? मिनिमम। और ये कौन सा वैल्यू है? इस मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? अब जो आज जो बोला उसको ध्यान से सुनना। तो ये जो वेवलेंथ है ये कौन सा है? लॉन्गेस्ट। और ये जो वेवलेंथ है ये कौन सा है? और ये कल के क्लास में तुमको समरी बता दिया था कि कभी भी किसी सीरीज का तुमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे, क्या पूछे? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पास से मिलेगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दूर से। अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये लॉन्गेस्ट है ना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और ये अगर शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। बोलो है ना? तो फॉर एनी सीरीज, फॉर समरी लिख लेते हैं। ऐसे ही तुम सेकंड लाइन का भी निकालोगे, थर्ड का भी निकालोगे, किसी भी लाइन का निकालोगे। तो फॉर एनी सीरीज, बोलो हाँ ना?
इधर मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो लास्ट लाइन के लिए लैम्डा क्या, मिनिमम, तो लैम्डा क्या होगा, शॉर्टेस्ट, मिनिमम मतलब, और अगर फर्स्ट लाइन है तो लैम्डा क्या होगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे हाँ या ना, और अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और लैम्डा अगर शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें, यही तुमसे पूछता है कि तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेंगे इस चारों में से किस रेडिएशन में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी होने के लिए, ज़्यादा एनर्जी होने के लिए N1 की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, और उस N1 के लिए N2 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत, और तुमसे अगर मिनिमम एनर्जी पूछे, क्या पूछे, तो जो भी 4 ऑप्शन में है उसमें तुम देखो N1 की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है, N1 की वैल्यू किसकी, और उस ज़्यादा N1 के लिए देखो N2 कौन सा पास में, बोलो मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, तो तुमसे अगर पूछे नट सेल में कि स्पेक्ट्रम हमने सिलेबस में क्यों पढ़ा, तुम कहोगे सर या तो डिफरेंस इन एनर्जी पूछ सकता है या डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछ सकता है, अगर बोर ऑर्बिट का क्वेश्चन होगा तो N1 और N2 की वैल्यू डायरेक्टली दे देगा और बोल देगा इस एटम के लिए निकालो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम है तो हाइड्रोजन के लिए होगा, N1 और N2 की वैल्यू सीरीज के टर्म्स में देगा, बोलो ना हाँ या ना, क्या हर एक बच्चा मेरी बात समझ में आई, बस यहीं पे बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है, बोर एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के 2 पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, तो बोर एटॉमिक मॉडल तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्टिकल नेचर है जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर, वेव नेचर। कहोगे ये बात आई कहाँ से, तो एक लोग थे जिनका नाम था आइंस्टीन, उन्होंने क्या किया, लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ कर दिया, लाइट वेव थी ना, उसका क्या प्रूफ कर दिया, पार्टिकल नेचर, जिसको आइंस्टीन का E=mc² बोलते थे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये तो लोगों ने कहा कि अगर वेव पार्टिकल हो सकता है तो पार्टिकल भी तो वेव हो सकता है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन का क्या गया, ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर बोर एटॉमिक मॉडल तक कंप्लीट हुआ, बोलो हाँ या ना। जैसे हर एटॉमिक मॉडल देखो, हमने स्टार्टिंग में किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो फिर उसके बाद क्या पढ़ा, रदरफोर्ड, तो जब रदरफोर्ड में हमने जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीखा तो पता चला कि ये थॉमसन का ड्रॉबैक था। फिर थॉमसन के बाद हमने क्या पढ़ा, सॉरी रदरफोर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा, बोर पढ़ा, तो बोर कितना इंफॉर्मेटिव था, तो वो रदरफोर्ड का क्या था, ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक होगा ना। अब हमने क्या पढ़ लिया, बोर, तो फिर बोर का भी कुछ ड्रॉबैक आएगा, तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, बोर का ड्रॉबैक पढ़ते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, क्या बोल दिया, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे ही सीरीज आ गया तो एक चीज तो हर एक बच्चों को पता चल गया, जेड की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा सीरीज बोल रहा है, बाल्मर सीरीज बोल रहा है, तो बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, बोलो हाँ ना, कौन सा लाइन बाल्मर का, फर्स्ट लाइन, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस लाइन 3। क्या पूछा है, वेवलेंथ, यही लगेगा 1/λ क्या बेटा, RZ² N1 का स्क्वायर अपॉन 1/, बोलो पुट कर दो, R Z की वैल्यू कितनी 1, N1 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1/9, तो कितना आ जाएगा 5/36, तो 1/λ 5R/36, तो लैम्डा 36/5R, ये इतना आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितना निकालनी है, अब आर की वैल्यू कितनी होती है 1.09 इंटू 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, सकल ऐसा मत बनाओ, R = 1.09 इंटू 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स, बोलो हाँ ना। 1.09 को कितना लिख सकते हैं 1.1, चलो 36/1.1 इंटू 10⁻⁴ कितना बेटा 7 इंटू कितना 5, 10 के पावर 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। नीचे R की वैल्यू किस में आ जाएगी, ये मीटर इनवर्स
तो ऊपर जाएगी तो मीटर में हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻7 36 अपॉन कितना बेटा 5.5 मीटर में। बोलो हाँ ना। और 36 को 5.5 से डिवाइड कर दो, कर पाओगे? अरे हाँ या ना? कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5.5 कितना गया इंटू 10⁻7 मीटर, क्या गया? अब ऑप्शन में देख लेना, एंगस्ट्रॉम होगा तो एंगस्ट्रॉम में लाने की कोशिश करना, नैनोमीटर, मीटर, जो ऑप्शन होगा मैच कर सकते हो। बोलो ना हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ क्या बेटा इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी कौन सा लाइन, सीरीज कौन सा? तो N1 की वैल्यू कितनी 1 और N2 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी। स्पेक्ट्रम है तो Z की वैल्यू कितनी 1। बोलो हाँ या ना। अब फ्रीक्वेंसी पूछा है तो पहले वेवलेंथ निकालेंगे तभी फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन तो वही लगेगा 1/λ इज इक्वल टू RZ² N1 का स्क्वायर अपॉन 1/N2 का। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। पुट कर दो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/1 अपॉन 1/∞, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होता है 1। 1/∞ क्या 0, 1/∞ क्या बेटा 0, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई R। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना आ गया R। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो C इज इक्वल टू क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा। बोलो हाँ या ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बेटा C/λ। बोलो हाँ या ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं C इंटू 1/λ, और 1/λ की वैल्यू कितनी है R, तो इसको डायरेक्टली R पुट कर दें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C इंटू R। अब तुम्हारी मर्जी, देखो CR आ गया। आज CR की वैल्यू निकाल दो, पता तो चले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। C की वैल्यू कितनी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई R की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7 क्या बेटा मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस मीटर से ये मीटर इनवर्स क्या हो गया कैंसिल हुआ नहीं हुआ, तो 1/सेकेंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अब देखो 3 इंटू 1.1 3.3, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁸ और 10⁻7 10⁻15 समझ में आया। तो ऑप्शन क्या हो गया 3.3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा क्वेश्चन में तो कर पाओगे ना, बस वही फॉर्मूला ही है, बाकी कोई फॉर्मूला है नहीं, इसके अलावा तुम कर सकते हो। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 15200 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ कौन सा आयन लिथियम। अब ध्यान से समझना, बाल्मर सीरीज है, पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल्मर है मतलब N1 की वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर तो मतलब N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो एटम कौन सा है हाइड्रोजन, तो Z की वैल्यू कितनी 1। क्वेश्चन में दिया क्या है वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है 1/λ की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू क्या RZ² N1 का स्क्वायर अपॉन 1/। बोलो। अब सेम कह रहा है कि वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम आयन, तो अभी भी बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और N2 की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि फर्स्ट लाइन है। बस एटम चेंज हो गया, एटम कौन सा है लिथियम आयन, तो Z की वैल्यू कितनी 3।
बोलो। अब n1 n2 सेम है, r भी सेम है, तो सिर्फ z स्क्वायर से वैल्यू बढ़ेगा, तो z की वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अभी भी तुम अगर यहाँ पे वेव नंबर फ्रीक्वेंसी 1/λ निकालोगे तो कितना, r इंटू जेड का उनका स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1 क्या बच्चों n2 स्क्वायर। देखो n1 n2 से में r से में, तो जो भी वैल्यू होगी वो z स्क्वायर से बढ़ेगी, और z की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये जो वेव नंबर होगा ये 9 इंटू दिस वाला वेव नंबर, अरे ये हाइड्रोजन का हो गया, ये कौन सा हो गया, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो कितना 15200 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया। कह रहा कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। क्या पूछा है बच्चों, अब तुमको यही दिमाग लगना था, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। क्या पूछा है, अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी मिनिमम, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और एनर्जी मिनिमम है तो ट्रांजिशन पास का होना चाहिए या दूर का होना चाहिए, पास का होना, पास का टेंशन होना चाहिए, बोलो ना, है ना। तो किसका किसका पूछा है, लाइमन और बाल्मर के लिए क्या पूछा है, वेवलेंथ, बोलो ना, है ना। तो लाइमर के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा 1 से 2, और बाल्मर के लिए क्या होगा, क्या गलत कह रहा हूं, 1/λ किसके लिए, लाइमन अपॉन इज इक्वल टू RZ स्क्वायर। पहले लाइमन के लिए वैल्यू पुट कर दे, बोलो ना, है ना, जो भी z होगा दोनों के लिए सेम ही होगा, इनटू क्या बेटा 1/n1 का स्क्वायर, तो लाइमन के लिए n का स्क्वायर कितना 1/1 माइनस कितना 1/4। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, एनर्जी मिनिमम कहाँ से कहाँ होगा 1 से 2, क्योंकि लाइमन का फर्स्ट लाइन कहाँ होगा फर्स्ट पे, लाइमन के लिए बेस लाइन क्या है 1, तो फर्स्ट लाइन 2 से आएगा, तो 1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/4 अपॉन नीचे में बाल्मर के लिए कितना बेटा 1/4 माइनस 1/9। बोलो, अब यहाँ पे देखो 1/λ लाइमन है, तो लाइमन नीचे आ गया, बाल्मर ऊपर चला जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा बाल्मर अपॉन लैम्डा क्या हो गया लाइमन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, इज इक्वल टू RZ स्क्वायर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, ये कितना हो गया 5/36, ये कितना हो गया, चलो कोई बात नहीं, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, और ये कितना हो गया, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना होगा 3/4 इंटू 36/5। बोलो, क्या ये 27/5 आंसर आया क्या, नहीं, ये लैम्डा बाल्मर बाय लैम्डा लाइमन आ गया, अपने से लाइमन और बाल्मर का पूछा है। बोलो, तो उल्टा करोगे लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बाल्मर इज इक्वल टू कितना जाएगा, क्या मेरी बात समझ में है, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, देख लो। अब बोर खत्म होने से पहले लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल देखो क्या क्या है। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ आयन। बोर थ्योरी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आयन के लिए था, बोर किसके लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, मल्टी के लिए नहीं था, पढ़ना होगा। लेकिन अभी जो सिलेबस था बोर किसके लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए था क्या, नहीं, तो लिमिटेशन हो गया कि नहीं हो गया। फिर कह रहा है कि वाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π, जिसको बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ने कहा था। बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। लेकिन कैसे आई बोर ने बताया ही नहीं था। बोलो, तो बोर ने अपने ही बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन को एक्सप्लेन
नहीं कर पाया था कि ये आया कहाँ से। बोर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन व्हेन स्पेक्ट्रम इज व्यूड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ मोर रेजोल्यूशन पावर। मतलब वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब फाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इसको पता कर पाते हैं। फिर बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। किस वजह से होता था? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो तुम आगे जाकर के क्लास 12 में पढ़ोगे, ये भी फिजिक्स में, जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, अब टू बोर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।